हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और पूरी तन्मयता के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। मैं पुनः आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज मैं उपस्थित हूं अर्थशास्त्र के माइक्रोइकोनॉमिक्स पेपर से संबंधित नई विषय वस्तु मांग का नियम लेकर। इसके साथ हम आज यह भी जानेंगे कि मांग की अनुसूची क्या है, मांग की तालिका क्या है और हम अंत में जानेंगे कि मांग की रेखा कैसे निर्धारित होती है। इन सब के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले लेते हैं आज का विचार, और आज का विचार है कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहें। हुआ यूं कि एक बार एक कवि अपने गंतव्य की ओर अपने घोड़े पर बैठकर जा रहा था और रास्ते में उसे एक घनघोर सुंदर सुहाना सा जंगल मिलता है। कवि को अपने लक्ष्य तक जाना था। गोधूली वेला होने को थी और रात्रि से पहले उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। कवि के मन में यह विचार आता है कि प्रकृति के इस सुंदर सौंदर्य का रसपान किया जाए और यहीं थोड़ी देर विश्राम किया जाए। और वह मंत्रमुग्ध सा कवि रुकना चाहता है, लेकिन तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। रॉबर्ट फर्स्ट की ये 4 पंक्तियां सबके लिए प्रेरणादायी हैं कि अभी तो हमें बहुत दूर जाना है, अभी तो बहुत दूर जाना है। और हम उस प्रकृति प्रेम में अगर रुक गए, अगर हम उन सुहाने पलों को समेटने में लग गए, अगर हम कठिन रास्तों को देख करके घबरा गए, तो क्या हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? नहीं। इसलिए हमें निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहना होगा, निरंतर हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। हरिवंश राय बच्चन ने इन्हीं 4 पंक्तियों को बड़े ही सुंदर हिंदी शब्दों का प्रयोग करके बनाया है। वह है, सघन गहन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं। सघन गहन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे हमने, अपने आप से किया हुआ वादा, किंतु किए जो वादे हमने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अभी तो मीलों मीलों मुझको चलना है, अभी तो मीलों मीलों मुझको चलना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो आज का मैसेज यही है कि आप सब अपने कर्तव्य पर लगे रहें, दृढ़ रहें। ठीक है, तो हम अब चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। और आज का विषय वस्तु बड़ा ही महत्वपूर्ण है और अर्थशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं, न सिर्फ उनके लिए बल्कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं उनके लिए भी यह विषय जानना ही चाहिए, और वह है मांग का नियम। आज हम जानेंगे मांग का नियम किसे कहते हैं। इसके बारे में कुछ मैं आपको पढ़ाऊं, उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सब पुनः एक बार हमारे साथ बाजार चलें और हम सब बाजार चल के आज देखते हैं कि आम कैसे मिल रहा है। गर्मी का समय है तो आम तो बाजार में आ गया है। अब हम आम की दुकान पे पहुंच गए हैं और आम के दुकानदार से हमने पूछा कि आम कैसे है। दुकानदार ने कहा कि आम 10 रुपये केजी है। तो आप मान लीजिए कि 10 किलो आम खरीदने की क्षमता रखते हैं। क्षमता क्या है? परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो हमने पिछली कक्षा में आपके निर्धारक तत्वों में से एक माना था। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। तो हमारे पास अभी परचेजिंग पावर है कि हम 10 केजी आम यदि 10 रुपये देता है तो खरीद लेंगे, मतलब 100 रुपये हमारे पास हैं। गुड। अब हम देखते हैं कि अगले दिन जब हम पुनः आपके साथ बाजार गए तो हमने देखा कि आम की कीमत बढ़ गई है। अब 10 रुपये से 20 रुपये हो गया, लेकिन आपके इनकम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अब आप आम कम मांगेंगे और निश्चित तौर पे अब हम 5 किलो आम खरीद पाएंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि तीसरे दिन हम पुनः आपके साथ बाजार गए और आम की कीमत घट करके 10 से 5 रुपये हो गया, तो आप क्या करेंगे? तब आप आम और ज्यादा मांगे, 10 से 20 केजी आम का आप मांग करेंगे। पिछले 3 दिनों में बहुत सारी घटनाएं घटी। पहले दिन जब आप गए तो आम आपने 10 किलो खरीदा। दूसरे दिन कीमत बढ़ने पर आपने 5 केजी आम खरीदा और तीसरे दिन कीमत घटने पर आपने 10 की जगह 20 केजी आम खरीदा। तो इससे एक नियम अपने आप बना
और क्या बना, वो ये बना कि यदि प्राइस बढ़ता है तो मांग घटती है, और यदि प्राइस घटता है तो मांग अपने आप बढ़ता है। का मतलब क्या हुआ? मतलब यह कि यदि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो वस्तुओं एवं सेवाओं की मांगी गई मात्रा में कमी होती है, और यदि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी होती है तो वस्तुओं एवं सेवाओं की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। का मतलब है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे एक बात जो आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, वह बात है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर, अन्य बातें स्थिर रहने पर, अन्य बातें क्या हैं, तो वो जो मांग के निर्धारक तत्व हैं, पिछला वीडियो आप देखेंगे, मांग के निर्धारक तत्व, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द रिलेटिव गुड्स, साइज ऑफ द मार्केट, क्वालिटी ऑफ द गुड्स, कलर, रंग रूप आकार प्रकार शेप साइज विज्ञापन वगैरह वगैरह, ये जितने सारे आपने देखा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उसमें परिवर्तन हो जाएगा तब तो फिर ये मांग का नियम लागू नहीं हो पाएगा। यहाँ इसीलिए जहां भी आप पढ़ रहे होंगे वहां लिखा होगा अन्य बातें स्थिर रखने पर। यह सिद्धांत अर्थशास्त्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसे देने का श्रेय है अल्फ्रेड मार्शल साहब को। अल्फ्रेड मार्शल नाम आप याद रखेंगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं अल्फ्रेड मार्शल। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये 1890 में पब्लिश हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे पीटी के दृष्टि से। ये 1890 में पब्लिश हुई थी और इस पुस्तक में अल्फ्रेड मार्शल ने विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने सीमांत उपयोगिता सिद्धांत की बात की है ना। इसमें उन्होंने समसीमांत उपयोगिता नियम की चर्चा की है। इस तरह से उन्होंने इस दोनों ही नियम के आधार पर मांग के नियम की व्याख्या की है। अब यहाँ पे छात्रों से जो गलतियां होती हैं वो क्या होती है? छात्र बोलने या लिखने के क्रम में एक गलती कर बैठते हैं। वह गलती क्या है? वह गलती ये होती है कि वह पहले प्राइस को नहीं बोल करके पहले मांगी गई मात्रा को बोल देते हैं। वो बोलते हैं मांग बढ़ने पर कीमत घट जाता है और मांग घटने पर कीमत बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है वस्तु की कीमत और दूसरा है मांगी गई मात्रा। ये जितने आप देख रहे हैं वस्तु की कीमत, ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि मांगी गई मात्रा क्या है? इस पे निर्भर करता है, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम जब भी लिखेंगे या उच्चारण करेंगे या जब भी बोलेंगे तो क्या कहेंगे? पहले कीमत को लेंगे। वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में कमी हो गई। वस्तु की कीमत में कमी होने के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो गई। ऐसा करेंगे, इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे। बच्चे मांग का नियम हमेशा उल्टा बोल देते हैं। मांग ने कीमत को प्रभावित कर दिया, यह एक अलग तथ्य है, यह एक अलग तथ्य है। इसे हम मुद्रास्फीति में देखेंगे कि कैसे डिमांड हमारी कीमतों को प्रभावित करता है। लेकिन मांग के कारण कीमत का परिवर्तन होना मांग का नियम कहलाएगा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हम यहां कहेंगे कीमतों के बढ़ने से मांग में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो यहां पे क्या रिश्ता हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इसे अब हम अर्थशास्त्र की भाषा में कैसे लिखेंगे, तो अभी हम लिखते हैं बोर्ड पर, आप सब नोट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहां लिखा है लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, द क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज।
कीमतों में कमी तो मांगी गई मात्रा में वृद्धि। एंड इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, कीमतों में वृद्धि, देन क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्लाइन, मांगी गई मात्रा में कमी, अर्थात अन्य बातें स्थिर रहने पर, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अन्य बातें स्थिर रहने पर यदि वस्तु की कीमत में कमी होती है, आप चाहे तो स्नैपशॉट ले सकते हैं, कमी होती है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि, तथा यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी होती है, अर्थात वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच व्युत्क्रमानुपातिक संबंध पाया जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप, उल्टा संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है ना। इसे समाज की भाषा में हम लोग कैसे बोलते हैं? अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, है ना। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, यह है मांग का नियम। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं मांग की तालिका पर, जिसे हम शेड्यूल ऑफ डिमांड कहते हैं, डिमांड शेड्यूल कहते हैं। अब डिमांड शेड्यूल में आप देख रहे हैं कि कीमत जो है वो 10 रुपये है, 10 केजी मांगा गया, 20 रुपये बढ़कर हो गया 5 केजी मांगा गया, घटकर 10 से 5 रुपये हो गया तो 20 केजी मांगा गया। और ये जो अनुसूची है, यह जो तरीका, यह सामान्य वस्तुओं पर लगभग सभी लोगों के द्वारा ऐसा किया जाता है, सभी लोग ऐसे ही मांग करते हैं, इसलिए यह जो अनुसूची है एक नियम में बदल गया। एक घटना यदि प्रत्येक व्यक्ति के साथ घट रही हो एक ही जैसा, तो हम क्या कहते हैं कि एक नियम हो गया, जन सामान्य पर सभी पर लागू होता है ना। तो यह अनुसूची जो टेबल बना है ऐसा ही लगभग सभी लोगों के साथ होता है, इसलिए हम इसे मांग की अनुसूची, इसके आधार पर मांग का नियम बनाते हैं। और यह मांग का नियम जिससे आप भी परिचित हो चुके हैं। अब हम आएंगे अगले बिंदु पर, और वह है मांग की रेखा। जी हाँ, मैंने वादा किया था कि मैं अगले कक्षा में आपके साथ डायग्राम के साथ आऊंगा, तो अब मैं शुरू कर रहा हूं। शायद यह पहला डायग्राम आपको मिलेगा, इसे घबराना नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाएंगे। मैं बिल्कुल कुछ नहीं बनाने जा रहा हूं। चित्र से बहुत बच्चे इकोनॉमिक्स के डरते हैं, आपको बिल्कुल नहीं डरना है, आप खुद बनाएंगे। अगर ये नियम आपको समझ में आया होगा तो अपने आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आते हैं मांग की रेखा पर। अब आप देखेंगे यहां हमने दो अक्ष लिया है, एक है एक एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है वस्तु की मांगी गई मात्रा, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है वस्तु की कीमत, ठीक है। वस्तु की कीमत चूंकि स्वतंत्र चर है, इसलिए इसे हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। अब हम देखेंगे कि जब वस्तु की कीमत 5 रुपये थी तो हमने कितना मांगा। अब गौर से देखेंगे, 20 केजी, 5 था तो 20 केजी, 10 था तो 10 केजी, ये 10 रुपये हो गया तो हमने कितना मांगा, 10 केजी, है ना, यहाँ 10 केजी। और जब ये 20 रुपये हो गया तो हमने कितना मांगा, 5 केजी। ये देखिए जिस तरह से अनुसूची है, इसी अनुसूची को हमने एक डायग्राम में ढालने का प्रयास किया है। अब आप देखेंगे इसमें जो P0 है यह प्रारंभिक कीमत है 10 रुपये, जब पहला दिन हम आम लेने गए थे, और यह दूसरे दिन घटकर 5 रुपये हो गया तो 20 केजी हमने खरीदा। अगले दिन यह बढ़कर 20 रुपये हो गया तो इसे हम P2 हमने नाम दिया, और ये हो गया 5 केजी। अब हम देखेंगे कि इसी टेबल के आधार पर, अभी तक हमने कोई रेखा का निर्माण नहीं किया है, क्यों होती है ऐसी रेखा ये आप खुद समझेंगे। अब ये टेबल के आधार पे इन सभी बिंदुओं को अगर आप मिला दें, ये देखिए 3 तरह का बिंदु है ना, तो इन सभी बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो ऐसी एक रेखा बनेगी, ठीक है। इसे हम कहेंगे डी डी डैश, और लीजिए बनकर तैयार हो गया आपकी मांग की रेखा। इसे हम मांग वक्र भी कहते हैं, है ना। डिमांड लाइन ये है मांग की रेखा। कैसी है मांग की रेखा, ऊपर से नीचे गिरती हुई रेखा है, और किधर, दाहिनी ओर, है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग एट द राइट साइड, डाउनवर्ड स्लोपिंग एट द राइट साइड।
मतलब ऊपर से नीचे गिरती हुई, झुकती हुई रेखा, और ये दाहिनी तरफ गिरती हुई रेखा होती है। ये हमने नहीं बनाया है, ये आपने बनाया है। फिर से एक बार अपने कॉपी पर आप बनाने का प्रयास कीजिए, अपने आप बन जाएगा। और मान की रेखा कैसी होती है ये आपने देख लिया। इसे हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो इसे परिभाषित ऐसे करेंगे, आप लिख लें, मैं बोल रहा हूं। मान की रेखा कुछ नहीं बल्कि वह बिंदु पथ है। ये देखिए, सभी बिंदुओं का एक पथ है, एक रास्ता है। मान की रेखा और कुछ नहीं बल्कि वह बिंदु पथ है जो मान की तालिका और मान के नियम का प्रदर्शन करती है। एक लाइन और लिखेंगे, या ऊपर से नीचे दाईं ओर गिरती हुई होती है। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया। आज आपने देखा मान का नियम क्या है, मान की तालिका क्या है और मान की रेखा क्या है। लेकिन क्या यह मान का नियम सभी वस्तुओं पर, सभी लोगों के साथ एक जैसा लागू होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे आपने कई नियम पढ़े होंगे, उसके कुछ अपवाद पढ़े होंगे, वैसे ही मान के नियम के भी कुछ अपवाद हैं। मतलब यह कि मान का नियम सभी वस्तुओं पर एक समान लागू नहीं होता है। उसमें से कुछ वस्तु हैं, जैसे प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स का मतलब क्या हुआ? मूल्यवान वस्तुएं, मूल्यवान वस्तुएं, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि जितनी मूल्यवान वस्तुएं होंगी वे वस्तुएं हमारे लिए अति आवश्यक है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है। किनको लगता है? जिनकी इनकम अधिक है, जिनका इनकम बहुत ही अधिक है ना। तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे कि वस्तु का मूल्यांकन उसके मूल्य से करते हैं। मतलब जितनी महंगी वस्तुएं होंगी वह उतना ही मूल्यवान है, उतना ही अच्छा है, और उसका डिमांड भी उनके लिए उतना अधिक हो जाता है। हायर इनकम वाले लोग ऐसा करते हैं। अब देखिए, जैसे हीरा, है ना। अब मान लीजिए सोने की चैन वाली घड़ी, घड़ी तो वही होगा, समय वही देगा, लेकिन सोने की चेन वाली घड़ी है, तो हायर इनकम के लोगों के लिए क्या होगा कि ये बहुत महंगी चीज है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत अच्छा है ना। तो कीमत जितना अधिक, कीमतों के आधार पर वो वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं। तो ऐसी जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, इसमें लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। मतलब यह है कि कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ जाती है, घटना चाहिए था। अब देखेंगे दूसरा है गिफन गुड्स। इसे आप बहुत अच्छे से समझें। ये सर रॉबर्ट गिफन नाम के इकोनॉमिस्ट ने एक रिसर्च किया। उस रिसर्च में उन्होंने पाया कि ब्रिटेन में एक समय ऐसा था जब वहां के जो लेबर क्लास के लोग थे वो रोटी की कीमतों के बढ़ने पर भी, ब्रेड की कीमत बढ़ रही थी, है ना, लेकिन ब्रेड की बढ़ती कीमतों के बावजूद ब्रेड का मांग अधिक कर रहे थे। यह बड़ा आश्चर्य था। ऐसा उन्होंने क्यों किया? हुआ ये कि उनका परचेजिंग पावर गिर गया था। हमने कहा था कि अन्य बातें स्थिर रहनी चाहिए, लेकिन उनका अन्य बात स्थिर नहीं रहा। उनका क्या हुआ? परचेजिंग पावर गिर गया। अभी परचेजिंग पावर के गिर जाने से जो ब्रिटिश लेबर थे उन्होंने मीट और अन्य जो महंगी वस्तुएं थी उनकी खरीदारी में कमी कर दी, और उन्होंने क्या किया? बढ़ रही कीमतों के बावजूद, ब्रेड की कीमत बढ़ रही थी, इसके बावजूद वे सब के सब ब्रेड का डिमांड कर रहे थे, क्योंकि वो मीट और वगैरह वगैरह खरीदने के सक्षम नहीं थे, है ना। तो चूंकि इस सिद्धांत को दुनिया के सामने लाने का श्रेय सर रॉबर्ट गिफन को है, इसलिए ऐसी वस्तुओं को हमने नाम दिया है अर्थशास्त्र में गिफन गुड्स। क्या नाम दिया है? गिफन गुड्स, है ना। जैसे हिंदी में भी गिफन गुड्स ही कहते हैं, गिफन वस्तुएं, गिफन वस्तुएं, है ना। और कुछ है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जिसकी चर्चा हमने आपको किया था मांग के निर्धारक तत्वों में भी, कि फ्यूचर में मान लीजिए कि कल पेट्रोल की कीमत बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, तो हम आज ही उसका डिमांड बहुत ज्यादा कर देंगे, कीमतें बढ़ने लगती हैं और बहुत जल्दी जल्दी लोग खरीदने लगते हैं, है ना। ऐसा होता है। भविष्य में वस्तुओं की कीमत बढ़ने की उम्मीद से हम वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर देते हैं, जबकि वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लग जाती हैं और हम ज्यादा डिमांड करने लगते हैं। तो यह है भविष्य की संभावनाएं, है ना, भविष्य की संभावना या प्रत्याशा कहें। मांग के नियम के ये निम्नलिखित अपवाद हैं, जिसमें मुख्य है प्रेस्टीज गुड्स, गिफन गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एक्सेट्रा। तो आज हमने बहुत सारी बातें जानी,
उम्मीद करता हूं कि आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप सभी हमारी इस कक्षा से बहुत कुछ सीख पाए होंगे। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, आप जितनी बार चाहें देखें और इसे समझने का प्रयास करें। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक समझें। मैं चाहता हूं कि सरल से सरल तरीके से आपके बीच के जो उदाहरण हैं उनके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूं, और अर्थशास्त्र से जो हमारे बच्चे भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं, उनको मैं पुनः अर्थशास्त्र की कक्षा में ले आऊं। मेरा यह उम्मीद आपके देखने से, समझने से ही पूरा होगा। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी देखें और निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगली कक्षा किस विषय वस्तु पर हो यह भी आप लिखें। इससे मुझे यह समझ में आएगा कि आप अपने विषय वस्तु से परिचित हो सके या नहीं हो सके। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपना हाथ धोते रहें, है ना, मास्क का प्रयोग करते रहें, घर से बाहर अनावश्यक रूप से नहीं जाएं, और अधिक से अधिक पढ़ाई करें, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहें। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।